माननीय उपसभापति महोदय, अभी भूपेंद्र यादव जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो अपने विचार रखे हैं, मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब ने राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण सुना और दोबारा इस सरकार आने के बाद विगत 6 महीने में जो कुछ भी कार्य हुए, निर्णय हुए, उस पर सदन के दोनों तरफ बैठे हुए लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक चीज ऐसी है जिससे इस सदन में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हर एक व्यक्ति प्रभावित है आज के समय में। वो क्या है? पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, राजनीति में विश्वसनीयता का संकट। एक आरोप लगता था कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, परंतु आपने देखा कि विगत 6 महीनों में इतने निर्णय हुए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, या आतंकवाद विरोधी अधिनियम का विषय हो, सीए का विषय हो, सबके विचार अलग हो सकते हैं, परंतु इसने एक बात कम से कम भारत की जनता में स्थापित की कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने में मैं मानता हूं कि ये पिछले 6 महीने एक मील का पत्थर है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है तो कार्य और मार्ग इतना आसान नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत से कांटे बिछे हुए होते हैं, परंतु उन कांटों के बीच में से सहजता से चलते हुए आगे जाने की प्रेरणा हमें मिलती है जब हम कहते हैं श्रुतं चैव यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं सीकृतं न सुगम कार्येत। यानी कांटों से भरे हुए मार्ग के बीच में से स्वयं सुगम मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों में जो कुछ हुआ, हम उसके लिए ये पंक्ति कहना चाहेंगे कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। अब मैं आना चाहूंगा कि नहीं साहब, 6 महीने में वो कुछ हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने 6 महीने में के विषय में बोला है। अब मैं आ रहा हूं कि पिछले वर्षों में क्या हुआ। अब देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 59 और 60 पर एक विषय का उल्लेख किया, वो था कि प्रशासनिक सुधार और प्रशासन की सुगमता। जब भी कोई सरकार काम करेगी तो मानी हुई बात है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को किस ढंग से बेहतर किया जा सके, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुगम किया जा सके। तो राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि इसके लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक, कार्य क्षेत्र का मनोविज्ञान बदलने का प्रयास करना, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्क कल्चर। दूसरा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और तीसरा होता है जमीनी स्तर पर सरकारी व्यवस्थाओं और प्राइवेट व्यवस्थाओं के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना, प्रमोटिंग ए हेल्दी कंपटीशन एट द ग्रास रूट लेवल। अब आप देखिए, जब प्रशासन हम शुरू करेंगे तो आज तक की सरकारें यह विचार करती रहीं कि कार्य को और बेहतर ढंग से संपादित करना है तो कुछ एक और नए नियम बना दिए जाएं, परंतु आने के साथ अब मैं बताना चाहूंगा, विगत 5 वर्षों में सरकार ने सबसे पहले यह ढूंढा कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अप्रासंगिक हो गए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कालबाह्य हो गए हैं, रिडंडेंट हो गए हैं। तो विगत 6 महीनों में हटाए गए 58 नियमों के साथ मिलाकर 1500 ऐसे नियम हैं जो पूरी तरीके से सरकार ने समाप्त किए, जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा बेहतर ढंग से चल सके। आप सभी ने देखा कि कर्मचारियों के चयन में चाहे इंटरव्यू को समाप्त करना हो या अभी हाल ही में बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को स्थापित करना हो ताकि बेहतर, सुगम और पारदर्शी तरीके से चयन हो सके, अथवा सर्वोच्च स्तर पर जहां इस वैश्विक युग में हमें उच्च स्तर की दक्षता चाहिए, व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए, तो उसके लिए लेटरल एंट्री का विषय हो। इस प्रकार के बड़े प्रशासनिक कदम विगत 5-5.5 वर्षों में सरकार ने उठाए। इसके साथ साथ जब आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात होती है, जैसा भूपेंद्र जी ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके लिए आवश्यक था कि पहले उसके उपादान तो बना लिए जाएं। इसलिए आप याद करिए, आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2014 को
जब प्रधानमंत्री जी ने अपना पहला उद्बोधन दिया था लाल किले से, तो उन्होंने क्या विषय उठाया? जनधन। यानी वहीं से उन्होंने यह संकल्प लिया कि जो 50% लोग बैंक से जुड़े हैं, यदि हम उसे 100% पहुंचाएंगे तो वह उपादान बनेगा, वह आलंबन बनेगा जो सीधे कम से कम विकास के स्रोतों को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा। और इस दूसरी पारी में आते हुए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा उन लोगों के हाथ में सीधे और संपूर्ण सरकारी लाभ पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। यह एक हमारी बड़ी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें कॉमन फाउंडेशन कोर्स सभी प्रकार की सिविल सर्विसेज के लिए, और यह भी इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखा गया कि जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, उन कर्मचारियों के शैक्षिक व्यय के ऊपर मिलने वाली सुविधा को दुगना करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ जो अक्षम अधिकारी हैं उन्हें व्यवस्था से बाहर किया गया, चाहे रिटायर्ड हुए अथवा कार्रवाई की गई। तो अगर हम देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर कार्य किए 5 वर्षों में, और इन 6 वर्षों में उसको आगे बढ़ाया। अब महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले वर्ष दिसंबर में हम सब आदरणीय अटल जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, और 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नेंस डे के दिन सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करेगी कि कौन कितना बेहतर प्रशासन चला रहा है। इसके लिए 10 क्षेत्रों का निर्धारण किया सरकार ने और 50 इंडिकेटर्स को तय किया। वो 10 क्षेत्र हैं: एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशरी एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो एक प्रकार से हमने एक व्यवस्थित स्वरूप बनाया कि केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी उस व्यवस्थित ढांचे में आकर बेहतर प्रशासन दें और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करें। इतना ही नहीं, जो पेंशनर्स हैं, अक्सर जो अधिक बुजुर्ग हो जाते हैं 80 साल से ऊपर, तो उनको अपना प्रमाण पत्र देने में आने में असुविधा होती है, तो उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऐप के माध्यम से उनको अपने लिविंग सर्टिफिकेट को प्रदान करने की सुविधा भी सरकार ने व्यवस्थित की। हम सभी जानते हैं, विषय प्रधानमंत्री जी कई बार बता चुके हैं कि सरकारी कार्यों में जो छोटी चीजें हैं उनके द्वारा, जो जेम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे अब तक 40,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट रेवेन्यू का उपयोग उसमें किया जा चुका है। अभी भूपेंद्र जी ने इस बात में बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, टैक्स के बड़े रिफॉर्म से लेके हाल ही में अभी जब बजट आया तो इनकम टैक्स पेयर्स चार्टर यानी टैक्स पेयर चार्टर की भी एक बात हुई है कि टैक्स पे करने वाले को अपने अधिकार के संरक्षण करने और व्यवस्था में पारदर्शिता को देखने का अधिकार प्राप्त होगा। ये एक और बड़ा प्रशासनिक सुधार है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम बड़े विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो प्रशासनिक सुधार के साथ नई व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। जैसे भारत बहुत तेजी से अब विकसित महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो पिछले समय में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था और इस बार हमने गैस ग्रिड की शुरुआत की है, अर्थात क्लीन एनर्जी, जो पर्यावरण के अनुसार उपयोगी ऊर्जा हो, उस दिशा में आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। अब इसका उल्लेख भी उन्होंने किया, यदि हम देश के सुदूर कोने में खड़े हुए किसी ग्रामीण गरीब मजदूर किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के हाथ में शक्ति देना चाहते थे, तो भारत की सुरक्षा की शक्ति जो सैन्य बलों के हाथ में है, उनमें भी सुगम संचालन के लिए बेहतर समन्वय की व्यवस्था भी करना चाहते थे। तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यह भी हुआ कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, परंतु वह हमारे यहाँ नहीं था और वो व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी एक रूपता के ढंग से आगे बढ़ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभापति जी कि जब हमने प्रशासनिक सुधारों की बात की तो DBT से लेके GST और GST से लेके CDS तक कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि मोदी जी का यह विचार है कि बाकी लोग तो कहते हैं मुझे अमुक वर्ग के लिए करना है, अमुक क्षेत्र के लिए करना है, कुछ लोग कहते हैं बहुत लोगों के लिए करना है, परंतु हमें सबके लिए करना है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब इन विचारों की प्रेरणा भी
स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों और संविधान में जिन लोगों ने योगदान दिया उनसे हमें मिलती है। जैसा कि अभी बताया गया कि लोकमान्य तिलक जी के पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है, उन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर देखा जाए, हम सब ने किताबों में एक शब्द पढ़ा था कि उनके लिए कहा जाता था वो भारतीय असंतोष के जनक थे। मैं कहना चाहूंगा यह उचित नहीं है, कहना चाहिए वह भारतीय स्वराज्य के उद्घोषक थे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, जब उन्होंने यह बात कही थी तो मेरे विचार से, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, उन लोगों को ध्यान होगा तिलक जी के विचार को क्या कहा गया था। यह तो थोड़ा राइट विंग फंडामेंटलिस्ट बात है। उस समय तक तो विचार यह था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अधिक से अधिक कंसेशंस प्राप्त कर रहे हैं। स्वराज्य का विषय एकदम नया विषय था कि एक नया विषय ले आया गया। कांग्रेस को 25 साल लगे उस स्वराज्य के विषय को अंगीकार करने में, जब 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर स्वराज्य का वह प्रस्ताव पारित हुआ तिलक जी के यह संसार छोड़ने के 10 साल बाद। मगर वह स्वराज का वह कार्य उनकी शताब्दी के पूरे होने के बाद हम उसका वहन करेंगे और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं थोड़ा सा एक विषय पे, आजकल एक बड़ी चर्चा होती है, बड़ा राइट विंग है, बड़ा फंडामेंटलिस्ट है। मैं कहना चाहूंगा जब तिलक जी ने कहा तो उनको थोड़ा एक्सट्रीम बात कही गई थी, एक्सट्रीमिस्ट। मगर हर 20 साल में ये परिभाषाएं बदल जाती हैं। 1905 में उन्होंने कहा और 1925 और 30 आते आते लोकमान्य तिलक जी के साथी गोखले जी के शिष्य महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में स्वराज आंदोलन एक यथार्थ हो गया। यानी जो एक्सट्रीम राइट विंग कहा जाता था वो अब रियलिटी और मॉडरेट हो गया था। अब कांग्रेस में एक्सट्रीम राइट विंग कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यहां तक कि यह कहा जाता था जिनको सो कॉल्ड हिंदू लाइनिंग वाले लोग कहते थे, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। और 20 साल गुजरे, आजादी मिल गई, ये सब सरकार के हिस्से हो गए। जिसे आप राइट विंग कहते थे वो अब मॉडरेट हो गए। अब राइट विंग कौन था? जो आप हमारे संस्थापक लोगों पे कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और 20 साल गुजरे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वीकार्य हो गया। लोहिया जी ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी समाजवादी हूं और दीनदयाल जी ने कहा मैं समाजवादी राष्ट्रवादी हूं। अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे 70 के दशक में? अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी स्वीकार्य थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार्य थे, मोदी जी आपको नजर आते हैं। मगर इस पूरे 100 साल के कार्यक्रम को देखिए तो व्यवस्थाएं क्रमशः उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आप राइट विंग कहते हैं। तो काल चक्र की इस गति को भी आपको समझना चाहिए। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब तिलक जी आए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1907 में नरम दल और गरम दल का सूरत में विभाजन हो गया था और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में समन्वय हुआ। परंतु दोनों के रूप में सहज स्वीकार्य लोकमान्य तिलक थे। और स्थिति यह थी कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे जब उनकी ट्रेन आई तो उनके लिए जो बग्घी लगाई गई थी, और यह था कि उस बग्घी में वो जाएंगे सभा स्थल पे, वो मोती नगर में था सभा स्थल, और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन रफाहे आम क्लब में किया था। परंतु क्या हुआ कि तिलक जी आकर बग्घी की तरफ बढ़े और एक नवयुवक ने जाकर बग्घी से घोड़े को खोला और स्वयं जुट गए। और देखते देखते तमाम नवयुवक आके जुट गए। और वो जो पहला नवयुवक जिन्होंने बग्घी खोलकर अपने को घोड़े की जगह लेकर चलना शुरू किया था वो थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो किस प्रकार से इंस्पायर करते थे। अब आजकल भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की बातों का बड़ा उल्लेख हो रहा है, कई जगहों पे प्रदर्शनों में बड़े चित्र दिख रहे हैं और बोला जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मगर आज जिन मुद्दों को लेके जिन तरीके से जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उसे देखकर तो मुझे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते थे प्रोटेस्टर सारे क्या टशन और थ्रिल में है।